प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोगों की टॉपिक फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। बच्चों, आपने इससे पहले पढ़ा था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई और उसका परिणाम ये निकला कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसके बाद भी आने वाले दिनों में जो फ्रांस के हालात थे वो काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए थे। एक तरफ वहाँ का सम्राट लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिया था, लेकिन प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। अब फ्रांस की घटना को लेकर जो आज़ादी के लिए वहाँ पर क्रांति हुई थी, उस तरह की क्रांति को लेकर के अन्य यूरोपीय जो देश थे, जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे, उनके शासक जो है चिंतित थे। उनको लगता था कि उनके भी देश में ऐसा हो सकता है। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली कि ताकि फ्रांस में फिर से राजतंत्र स्थापित हो जाए। लेकिन इस योजना पर अमल पड़ोसी देश करते इससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी जनता सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगी। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया और उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे। उनमें कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिलेस भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो कि फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो बच्चों, क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति पहुंची और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जो पुरुष थे वो युद्ध के मोर्चे पर चले गए। उसके बाद परिवार की देखभाल और परिवार की रोजी रोटी की जो जिम्मेदारी थी वो औरतों के कंधों पर आ गई और देश के बहुत बड़ी आबादी को ऐसा लगता था कि इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और गरीब इससे वंचित थे। राजनीतिक अधिकार यानी मतदान का अधिकार, अपनी सरकार चुनने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है। तो लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्ययोजना पर बहस करने लगे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे ज़्यादा सफल रहा। जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। अब ध्यान दीजिए कि जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सब जो है जो निचले तबके के लोग थे वही इस क्लब में शामिल थे। और इस क्लब का नेता जो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था और इन्होंने जो है कि अपना एक ख़ास तरह का जो है कि पहनावा भी, ताकि वो कुलीनों से, अमीर वर्ग के लोगों से अलग दिख सकें, इसके लिए उन्होंने एक अलग तरीके का पहनावा भी धारण कर लिया था। ये धारीदार लंबी पतलून पहनते थे और बिल्कुल अपने आप को ये अलग दिखाने के लिए अलग पहनावा भी जो है, ये एक चित्र भी दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं। इस चित्र में स्वतंत्रता को नारी का रूपक दिखाया गया है, यानी नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है।
और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। तो यानी घुटनने तक जो है कि कौन कपड़े पहनता था, ये जो है कि जो कुलीन और संभ्रांत लोग थे फ्रांस के, वो पहनते थे। लेकिन इन्होंने धारीदार पतलून, लंबी पतलून पहन करके अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश किया, और इसीलिए जो है कि इनका नाम 100 कुलात यानी कि बिना घुटनने वाले पड़ गया। तो 100 कुलात पुरुष जो है लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो अब आइए घटना देखिए कैसे घटित होती है कि 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से निराश पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई, और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के अंगरक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में जो नेशनल असेंबली थी उसने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या न हो, उन सबको मतदान का अधिकार दे दिया गया। और 21 सितंबर यानी अगले महीने 1792 को राजतंत्र का अंत भी कर दिया गया, और इस तरह से फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश के सरकार एवं उसके प्रमुख, जितने भी प्रमुख मंत्री इत्यादि सब, उनका चुनाव जो है जनता ही करती है। यह वंशानुगत राजशाही के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। अब जो है कि आप आगे देखिए कि लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई, और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कांकार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, और जल्द ही उसकी पत्नी मेरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। अब आपको देशद्रोह का मतलब भी समझना है। यानी देशद्रोही किसे कहा जाएगा? अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। यानी अपने देश या सरकार के साथ जो विश्वासघात करेगा वो व्यक्ति देशद्रोही कहलाएगा। अब हम लोग अगली टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आतंक का राज। इस टॉपिक पर बच्चों एक प्रश्न है कि सन 1793 से 1794 यानी लगभग 1 साल तक के काल को आतंक का युग क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के बाद रोबेस्पियर की सरकार बनी। उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, और वह अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राहि त्राहि करने लगे, और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर एक शब्द है गिलोटिन। तो गिलोटिन क्या है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। गिलोटिन 2 खम्भों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, और इस मशीन का नाम आप देखेंगे कि इसको जो बनाने वाले थे आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन, उन्हीं के नाम पर इस मशीन का नाम भी पड़ा था।
अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण से जैकोबिन का जो शासन था, यानी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासन था, उसको आतंक का युग कहा जाता है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ही कि उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, गणतंत्र के शत्रु अथवा उसके राजनीतिक विरोधी, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले, उसके खुद के पार्टी के सदस्य, सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तीसरा कारण, एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन लोगों पर जिनको जेल में डाला गया था मुकदमा चलाया गया उन पर, और दोषी पाने पर उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। रोबेस्पियर ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। अगला कारण आप इसी में देखते जाइए, गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई तथा किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। इसका अगला कारण, अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया और बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। तो बच्चों, ये प्रमुख कारण थे जिससे इसके शासनकाल को आतंक का युग कहते हैं। और इसका हश्र भी आपने देखा कि जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे भी गिलोटिन पर ही चढ़ा दिया गया, जिस पर उसने दूसरों को गिलोटिन पर चढ़वाया था। और इसी के साथ फ्रांस में जैकोबिन शासन का अंत भी हो गया। अब आप जो है देखेंगे, इसमें दिया है एक ये ध्यान से देखिए इसको कि लिबर्टी, स्वतंत्रता क्या है। इसके दो परस्पर विरोधी विचार आते हैं। एक क्रांतिकारी पत्रकार थे कैमिल डेसमालिन्स, उन्होंने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ दिन बाद उनको भी फांसी दे दी गई। तो उनका विचार क्या था कि कुछ, वो रोबेस्पियर सरकार के बारे में कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मन का सिर काट देना चाहते हैं, क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? ये एक प्रकार से सीधे सीधे रोबेस्पियर की सरकार के विरुद्ध एक उसका चैलेंज था, या आप कह सकते हैं कि ये उसका विरोधी है, जिसके कारण से उसको भी वही फांसी पर चढ़ाया गया था। अब देखिए कि रोबेस्पियर इस बारे में क्या कहता है, स्वतंत्रता यानी लोकतंत्र और बाकी व्यवस्था को लेके, कि लोकतंत्र स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। और गणतंत्र के लिए जो घरेलू एवं बाहरी दुश्मन हैं उनका विनाश करना भी आवश्यक है, अन्यथा गणतंत्र नष्ट हो जाएगा। तो ये जो है कि बिल्कुल परस्पर विरोधी विचार आप देख सकते हैं कि वो क्या चाहता है और दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। ये टॉपिक देखिए, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो जैकोबिन सरकार का पतन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की जो
बहुत ही कठोर नीतियां थीं, उसके कारण से हो गया। और जब उसको गिलोटिन पर चढ़ा के मृत्युदंड दे दिया गया तो उसके बाद फिर से मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। देखिए, जहाँ से सत्ता चली थी वहीं पर वापस आ गई। तो नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता है, उसकी नियुक्ति किया। और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन काल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी। अब एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका क्या है? यानी जो एग्जीक्यूटिव है, देश के बारे में निर्णय लेने वाला है, उसमें एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा, जहाँ की जैसा कि रोबेस्पियर जो है कि ले रहा था। तो डायरेक्टरी का झगड़ा, इसमें एक लेकिन भी लग जाता है कि डायरेक्टरी में जो 5 व्यक्ति हुआ करते थे एक के बजाय, उनका झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। तो डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो आप पाएंगे कि अब आपको जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानना है, जो कि आप अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक बात, आप पूरी क्रांति को पढ़ रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति के आदर्श क्या थे। तो फ्रांस की क्रांति के आदर्श आप यहीं पर देख सकते हैं: स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति के 3 आदर्श थे।